Hello guys, welcome back to your own channel. Friends, today I have brought the literature of, and you can say it, the history of Hindi literature, and we are going to understand about Riti Mukt Kavya related to its history. Okay, पूरे क्वेश्चन में हम हिंदी साहित्य के इतिहास को हर एक प्रवृत्ति के हिसाब से जानेंगे यहाँ पे। जैसे कि इसमें तीनों तरह के रीति मुक्त, रीति बद्ध और सिद्ध तीनों जैसे कि काव्य होते हैं, तो उस हिसाब से उन तीनों का यहाँ मिक्सअप एक ही क्वेश्चन में है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इस तरह से आए तब भी आपको यही लिखना है। किसी भी रीति मुक्त, रीति बद्ध या रीति सिद्ध काव्य से इतिहास पूछा जाता है तो भी आपको यही लिखना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होने जा रहा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम रिपीटेशन देखी जाती है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम आज करेंगे रीति मुक्त काव्य का इतिहास। इसको आप किसी तरह भी लगा लीजिए, चाहे तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है या रीति मुक्त या रीति बद्ध, रीति सिद्ध, तीनों का मैंने आपको यहाँ पे एक ही आंसर में करा देना है, जिससे आपको आसानी रहेगी। क्योंकि देखिए, जो लिटरेचर है हिंदी का, तो उसमें जितने भी प्रवृत्तियाँ हैं सभी का एक जैसा ही सब कुछ, परिस्थितियाँ हैं, विशेषताएं हैं या उपलब्धियाँ हैं, मैक्सिमम सिमिलर ही होती हैं। कुछ लाइंस जो होती हैं चेंज होती हैं, जिनको मैंने यहाँ जो मुख्य रूप से डाला है, लेकिन उसके साथ साथ जितना भी सब कुछ इसमें अदर चीज़ें हैं वो सारी सिमिलर ही होती हैं। इस वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन, 4 तरीके का क्वेश्चन आपको एक ही आंसर में यहाँ पे आपको कराऊंगी। तो वीडियो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझिएगा। एफर्ट्स लाइक करते हैं तो शेयर भी कीजिए, लाइक कमेंट्स करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ यहाँ सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रीति मुक्त काव्य की सबसे पहले हमें यहाँ पे भूमिका लिखनी है। भूमिका में हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें इसकी जो एडवांस मान लीजिए या फिर जो इसकी मुख्य सेंटेंसेस होती हैं रिलेटेड टू इट्स कंटेंट, हमें वही चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं। जैसे कि रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथों की रचना की, न ही लक्षण ग्रंथों की रीति में बंद कर अपनी रचनाएं की। यानी ये तो ना तो उस फ्लो में थे, ना ही उस फ्लो के थ्रू इन्होंने कुछ भी ऐसा लिखा। फ्लो का नाम यहाँ पे मैं किसका कह रही हूँ, यहाँ पे लक्षण ग्रंथ। ना तो इन्होंने लक्षण ग्रंथ को लिखा। लक्षण ग्रंथ में आपको मैंने बताया था, भाषा शैली के साथ साथ जितने व्याकरण की दृष्टि से जितने उसके भेद होते हैं वो मैक्सिमम, जैसे अलंकार, समास वगैरह इस तरह से, और भाषा शैली है, ये सारी चीज़ें ना तो इन्होंने यूज़ की, ना ही इनके ऊपर इन्होंने कुछ लिखा। इस प्रकार रीतिकालीन कविता के दौर में भी ये कवि परंपरागत शैली से हटकर स्वच्छंद रूप से रचना, यानी मुक्तक छंद, जो कि पिछली वीडियोज़ में गया था, यानी इन्होंने ट्रेडिशनल स्टाइल में न लिखकर यहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से इसकी रचना की है। रीति मुक्त कवियों की संख्या 50 के लगभग है। कितनी है? 50 के आसपास, अराउंड 50। इनमें स्वच्छंद प्रेम रस के कवि, वीर रस के कवि, नीति कवि, मुक्तक कवि सभी गिनवाए गए हैं। यानी इनमें किस तरह के कवि अलग अलग तरीके के हैं 50, लेकिन फिर भी इनमें अलग अलग बताए गए हैं कौन से हैं। इसमें प्रेम रस के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, नीति कवि हैं और मुक्त कवि हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से लगभग 4 इसमें मुख्य हैं। अब यहाँ पे हम इनकी रचनाओं के साथ साथ समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे घनानंद के बारे में देख लेते हैं। घनानंद को ठाकुर बोधाई की पुस्तक है और आलम जी हैं उनकी द्विज देव आदि। तो ये बुक्स के नाम है, कोई और आपको याद हो तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। घनानंद का हम स्टार्टिंग में अब यहाँ पे थोड़ा सा जन्म परिचय बताएंगे, जीवन परिचय। घनानंद का जन्म सन 1600 निवासी में बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार, यानी कि जाने माने परिवार में, कुलीन परिवार में हुआ था। रीति मुक्त कवियों में उनका स्थान प्रमुख है घनानंद का। उनको प्रेम की पीर का सच्चा कवि कहा गया है। यानी सबसे ज़्यादा प्रेम ये किससे करते थे, आपको पता, आपने पढ़ रखा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे घनानंद के काव्य की वर्णित प्रेम की अनुभूति उनकी अपनी है। इन्होंने अपनी फीलिंग्स पे लिखा है, अपनी श्रद्धा भक्ति के ऊपर इन्होंने लिखा है। श्री कृष्ण के प्रति इनका जो है
गहरा प्रेम था, साथ में जो इनकी प्रेयसी थी उसके प्रति भी। प्रेयसी सुजान से ही कवि को काव्य की प्रेरणा मिली, यानी पहले प्रेमिका पे लिखते लिखते इन्होंने काव्य की प्रेरणा ली, इंस्पायर हुए। इसके बाद कवि ने उसी काव्य रूप में इसको उपस्थित किया, यानी अपनी प्रेमिका के बारे में इन्होंने कविताएं लिखी। घनानंद की काव्य रचनाओं की सूची काफ़ी लंबी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसमें से बहुत ही अच्छी अच्छी जो हमें याद हो जाए वो लिखनी है। जैसे सुजान सागर प्रेयसी के नाम से, घनानंद अपने नाम से, ये बहुत ही सिंपल नाम भी है, इनसे रिलेटेड भी है। विरह लीला यानी कि जब इनका वियोग हो जाता है। कवित, सुजान हित, कोकसार इत्यादि। तो ये मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है, ये रिलेटेड टू देयर लव। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। प्रेम मार्ग के बारे में कवि लिखता भी है, यानी अब इनका हम यहाँ पे कोई भी एक दोहा या फिर जो भी इनके द्वारा कविता की कुछ पंक्तियाँ हम यहाँ पे लिख देंगे। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इन एके तो दूसरों आँख नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। तो इसकी इन कविता को किसी भी पंक्ति को आपको डायरेक्ट लिखना है, डिस्क्राइब करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, यानी व्याख्या नहीं करोगे आप। फिर यहाँ पे दूसरा कवि हम ले लेते हैं आलम, जो कि शुरू में मैंने बताया था घनानंद के बाद सेकंड इनका आलम था। आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे, यानी किसके आश्रयदाता, ये किसके दरबार में थे, मुअज्जम के। मुअज्जम कौन था, औरंगजेब का पुत्र। आलम जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन एक अंग्रेजन से प्रेम कर बैठे, यानी कि जो ब्रिटिश लेडी थी उनसे इन्होंने प्रेम किया, इसलिए उसको पत्नी बनाने के फलस्वरूप वे मुसलमान हो गए। ब्राह्मण थे, प्यार अंग्रेजन से किया और बन गए क्या, मुसलमान। वाह क्या बात है। आलम केली इनकी कविताएं हैं। माधवानल काम कंडला, श्याम स्नेही, सुदामा चरित्र, ये इनकी जो फेमस कविताएं हैं, रचनाएं। इनको रचनाओं में प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया है। आलम केली इनकी सबसे ज़्यादा फेमस इनकी रचना रही है। थर्ड हम करेंगे यहाँ पे ठाकुर के बारे में। ठाकुर जो थे, बुंदेलखंड के ठाकुर की चर्चा की बात अगर की जाए तो उनके पिता का नाम क्या था, गुलाब राय। ठीक है। इनको बिजावर के राजा तथा जयपुर के राजा का आश्रय प्राप्त था, यानी किसके दरबारी थे ये, बिजावर के राजा तथा जयपुर के राजा, इन दोनों के राज में ये आश्रित थे। ठाकुर के नाम से केवल 2 ही रचनाएं उपलब्ध हुई हैं, जिनके नाम ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक एक जैसे सी हैं, याद कर सकते हो। इन्होंने अपने पद्यों में प्रेम का ही स्वाभाविक वर्णन किया, यानी तीनों ही कवि चले गए हैं, तीनों में ही प्रेम का वर्णन है। ये सेंटेंस भी आपकी फिक्स हो गई है। अब चलते हैं फोर्थ पे, बोधा। इनका असली नाम बुद्धिसेन था, बोधा से बुद्धिसेन, तथा बांदापुर जिले के राजपुर गांव में इनका जन्म हुआ। बड़े होकर ये पन्ना महाराज के दरबार में रहने लगे। ये किसके महल में आश्रित थे, पन्ना महाराज के दरबार में। प्रेम ही इनके काव्य का, अब ये चौथा भी आ गया। सुभान नाम की वेश्या से प्रेम के कारण महाराज ने इनको राज्य से बाहर निकाल दिया। इन्होंने भी फेमस काम किया भाई, यहाँ पे महाराज ने इनको बाहर निकाल दिया। अब ये किसके प्रेम में पड़े, वेश्या के। इनकी भी 2 रचनाएं रही हैं। अब इनकी गर्लफ्रेंड का यहाँ नाम दिया गया सुभान, इसको भी आप रट लीजिएगा। अब इनकी 2 रचनाएं फेमस कौन सी है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, विरह वारिश, इश्कनामा प्रसिद्ध, फिल्म बननी चाहिए थी इस पे। तो इसके नेक्स्ट हम करेंगे द्विजदेव के बारे में है यहाँ पे। द्विजदेव का असली नाम मान सिंह था और ये अयोध्या का राजा था। इनको रीतिबद्ध कवियों में भी गिना जाता है। ये रीति मुक्त के अलावा किसके कवि माने जाते हैं, रीतिबद्ध, दोनों ही प्रवृत्तियों में इनका नाम है। परंतु इनकी काव्य रचनाओं में स्वच्छंद प्रकृति अधिक देखने को मिलती है। नेचर क्या था इनका लिखने का, स्वच्छंद। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका सौरभ, यानी दोनों ही श्रृंगार से हैं। ये बत्तीसी है, वो लतिका है, यानी लताओं को, सौरभ ने लता को देख के बत्तीसी दिखाई, दोनों तरफ श्रृंगार लगा दो, हो गया।
काव्यगत विशेषताओं की अगर हम बात करें तो रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे हम रीति मुक्त के बारे में ही चल रहे हैं, तो इसकी विशेषताएं भी यहाँ पे हैं। स्वच्छंद प्रेम का वर्णन, जो कि चारों पांचों जितने इसमें कवि आए हैं सभी ने प्रेम का वर्णन किया है, तो आसानी से लिख पाओगे इस चीज़ को। सबका क्या काव्य था, स्वच्छंद था, व्यक्तिगत अपने आप पे लिखा था सबने, उन्मुक्त यानी कि उन्मुक्त प्रेम है, स्वच्छंद प्रेम है, अपने आप पे डिपेंड करता है, यानी अपनी फीलिंग्स अपनी लाइफ के ऊपर इन्होंने लिखा था। इनका प्रेम प्रेम वासना से मुक्त है, यानी कि ये कहते हैं सिर्फ हृदय से प्रेम करते थे। ये स्वीकार करते हैं कि प्रेम के बिना जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये भी आप सेंटेंस बिल्कुल इजी लिख सकते हैं। हमारे जितने कवि हैं सारे ही विरह वियोग में रहे हैं, अपने प्रेमिकाओं से दूर रहे हैं, सब ने मतलब क्या था, स्वच्छंद और अपने व्यक्तिगत भावों पे कविताएं लिखी हैं। इनका प्यार वासना से प्रेरित नहीं था, ये वासना से मुक्त थे, सिर्फ इन्हें हृदय से यानी सच्चा प्रेम जिसे बोलते हैं वही था। अब लालचंद जी क्या कहते हैं, डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल के अनुसार प्रेम ही इन कवियों का स्वप्न, सपना, निष्ठा, संकल्प है। तो ये भी आप लिख सकते हो हाईलाइट करके किसी अदर कलर से। रीति मुक्त कवियों का प्रेम सच्चा भावनात्मक है। एज आई सेड बिफोर, घनानंद की कविता से एक उदाहरण दृष्टिगोचर है। अब घनानंद की कविता से सच्चे प्रेम की जो हम झलक देखेंगे वो है, किसी भी अब दोहे को उठाइए सभी में यही मिलेगा। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, एक एक तो दूसरो आंक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मनु लेहे पे देहू छटाक नहीं। तो ये इनके गहरे प्रेम की भावनाओं को दर्शाता है। सुजान से कहते हैं घनानंद जी कि एको एक तो दूसरो आंक नहीं, यानी कि किसी भी मीन्स क्या है इसमें, एक से ज़्यादा ये किसी से भी किसी दूसरे पर ये आंख नहीं रखते हैं। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, यानी तुमने कौन सा पाठ ऐसा पढ़ा है कि तुम सिर्फ एक से ही गहरा प्रेम करते हो। मनु लेहे पे देहू छटाक नहीं, यानी मन पे तो लेते हो, देते छटाक नहीं हो। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। अब सेकंड पॉइंट है इसमें, श्रृंगार वर्णन। रीति मुक्त कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का हृदयग्राही चित्रण किया है। प्रेम की अधिकता के कारण संयोग में भी विरह का अनुभव करते हैं। एक उदाहरण दृष्टिगोचर है, अनोखी हिलग दया बिछुरियो तो मिलियो चाहे, मिले हूँ में न मारे जा रे खरक बिछो की। तो इसमें भी मतलब बिछड़ने के ऊपर इन्होंने बता रखा है, या अगर बिछड़ जाते हैं तो मिलना चाहते हैं। अनोखी इनकी मिलने की जो सिचुएशन स्थितियां हैं। रीति मुक्त कवियों का यह तो कहना है कि प्रतिपल विरह की अग्नि में जलते रहने से प्रेम का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। थर्ड इसमें है अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन। रीति मुक्त कवियों को सौंदर्य वर्णन में भी सफलता प्राप्त हुई है। ये कवि नायिका के रूप में सौंदर्य का वर्णन करने में पूर्णतया सिद्ध हस्त हैं। उदाहरण के रूप में कोई दोहा इनका लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे पहले बात ये लिखी हुई है, रीति मुक्त कवि घनानंद ने अपने प्रेमिका सुजान के हाव भाव, सौंदर्य, रूप सज्जा, वेशभूषा आदि का जो वर्णन किया है वह अत्यधिक क्या बन पड़ा है, आकर्षक। फोर्थ पॉइंट है इसमें, सूफी और फारसी प्रेम पद्धतियों का प्रभाव भी था इन पे, काव्य पे, रीति मुक्त पे। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास में स्पष्ट किया है कि रीति मुक्त कवियों पर सूफी और फारसी प्रेम पद्धतियों का प्रभाव देखा जा सकता है। इसका कारण यह है कि तत्कालीन राजाओं की राजभाषा, यानी जितने भी मुगल दरबार में ये कवि हमारे रहे हैं सब क्या थे, मुगल दरबार में थे तो जाहिर सी बात है वहाँ उनको फॉलो करना पड़ेगा। फारसी कवियों के संपर्क में रहे हैं, तो इस वजह से इनके जो काव्य है उस पर हम क्या देख सकते हैं, फारसी प्रेम पद्धतियों का प्रभाव देख सकते हैं। घनानंद और आलम ही फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे, यानी इन्होंने पीएचडी कर ली थी उस पर, किस पे कर ली थी, फारसी पे। और सबसे पहले तो ये हमारे हिंदी कवि रहे हैं, लेकिन इनकी भाषा दूसरी क्या थी, फारसी, इन्होंने सीखी थी, अच्छे विद्वान थे। फिफ्थ पॉइंट इसमें है प्रकृति वर्णन। रीति मुक्त कवियों ने स्वच्छंद रूप से प्रकृति का वर्णन नहीं किया, केवल आलंबन तथा उद्दीपन रूप में ही प्रकृति चित्रण किया है।
केवल द्विजदेव ने ही प्रकृति का स्वच्छंद वर्णन किया है। घनानंद और बोधा ने प्रकृति के उद्दीपन रूप की ओर अपना ध्यान दिया है। एक छंद में घनानंद प्रकृति के उपदेशिका रूप का वर्णन करते हैं, यानी प्रकृति जो हमें उपदेश देती है। वे पवन से प्रार्थना करते हैं, रे बीर पवन तेरी सबे और गौन बीरी, यानी हर जगह तू चलता है, हवा हर जगह है। तो सो और कौन मने ढर को ही बानी दे, मीन्स तेरे अलावा यहाँ पे ऐसा कौन है जो मन में किसी तरह की भी मन को भी वाणी दे देता। हवा के थ्रू हम साउंड सुन सकते हैं, ये आपने साइंस पढ़ी होगी। 6 पॉइंट इसमें है भक्ति भावना। रीति मुक्त कवियों ने प्रेम के साथ साथ अपनी भक्ति भावना को भी अभिव्यक्त किया है। वे उच्च कोटि के भक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने आराध्य श्री कृष्ण की उन्होंने भक्ति की। घनानंद भले ही सुजान से प्रेम करते थे, लेकिन आगे चलकर उनका प्रेम किसके प्रति परिवर्तित हो गया? श्री कृष्ण के प्रति परिवर्तित हो गया था। 7 पॉइंट है लोक जीवन का वर्णन। इन कवियों को आत्म केंद्रित कवि कहा जा सकता है, लेकिन इन्होंने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों के समान आश्रयदाताओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं किया है, यानी अलग थे, रीति मुक्त थे। इन्होंने किसी भी अपने राजा महाराजा सामंत का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं किया है। इनके काव्य को पढ़कर तत्कालीन समाज, राजनीति, मानव जीवन का सही ज्ञान हो जाता है, यानी एग्जैक्टली इन्होंने समाज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ये पहले ऐसे कवि रहे हैं उस समय के, जिन्होंने अपने राजाओं से, आश्रयदाताओं के बारे में कोई भी बढ़ा चढ़ाकर बात इन्होंने नहीं लिखी। 8वां पॉइंट है भाषा, छंद और अलंकार लक्षण, इन्हीं को बोलते हैं। रीतिमुक्त कवियों ने प्राय प्रिनिश्चित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल, सहज, मधुर है। विशेषकर घनानंद जैसे कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार दिखाई देता है। अब घनानंद वहाँ पे मैंने बताया था आपको, इन्होंने फारसी भी सीखी थी। चित्रात्मकता, चित्रों के द्वारा जो है एक्सप्रेस करना, भावानुकूलता, फीलिंग्स, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता आदि इनके काव्य की भाषा रही है। रीतिमुक्त कवियों ने प्राय सवैया, कवित आदि तांटक छंदों का प्रयोग किया है। अगर अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, सलेश, यमक, उपमा, ये भी आप लिख सकते हो, आपको याद होते हैं तो। बाकी 3 तो हैं ही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन कवियों का काव्य जो है भाव भाषा दोनों दृष्टियों से उच्च कोटि का कहा जा सकता है।